हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लेके। और ये आपकी NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आपका जो है ये PDF है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आपको यही बुक आपने पढ़ना है। ठीक है, पुराना वाला आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये न्यू आपका है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपने इसे पढ़ना है। तो इसमें कितने यूनिट्स हैं? टोटल आपके 5 यूनिट्स कवर अप होते हैं। और 5 यूनिट्स में आप लेसन देख लीजिए। पहले यूनिट में 2 लेसन है, फिर यूनिट सेकंड में आपके 3 लेसन है, 3 और 4। और उसके बाद यूनिट थर्ड में आपके 1 2 2 लेसन इसके आपके इसमें हो गए। यूनिट 4 में आपके 7 और 8 हो गए। और आपका जो यूनिट 5th है जो कि 9 10 और 11 चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हम मैनेजमेंट के ओवरऑल व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मैनेजमेंट है क्या। और आपको मैं आप ही के बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये बुक सही है या नहीं है। भाई आप ही की PDF है, आप ही के अकॉर्डिंग है, तो ओबियसली आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें पढ़ना क्या है, पहले ये भी चीज़ें हम इसमें प्रॉपर क्लियर कर लेते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है, ये चीज़ हमने 12th में पढ़ी थी कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मैनेजमेंट देखा जाए, आप मीनिंग पढ़ना चाहो तो देखो ये है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ knowing what to do and when to do it and seeing that it is the done is the best and cheapest way, जिसे हमारे टेलर साहब ने कहा। यानी टेलर साहब ने ये कह दिया कि मैनेजमेंट जो है एक कला है जिसमें हम ये जानते हैं कि क्या करना है, कब करना है, और ये सब जो करना है वो एक चीपेस्ट वे में होना चाहिए। इसीलिए हमने देखो 12th में हमने पढ़ा था, एक होता है इफ़ेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस में क्या होता है, काम को हम टाइम पर देते हैं लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा। यानी हम अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। और एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, टाइम बेशक 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है लेकिन आपको काम जो है चीपेस्ट पे मिलता है, यानी कम कॉस्ट पे मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो एफिशिएंसी को ही माना जाता है, इफेक्टिवनेस को नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता ही है कि कॉस्ट को कम से कम किया जाए। तो मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है जो कि टेलर साहब के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार पढ़ लेना। दूसरा, अगर हम इसमें और क्या पढ़ना चाहें जो पढ़ सकते हैं, अगर आप इसमें पढ़ेंगे यूजिंग थ्योरी टू ट्रेस मैनेजमेंट इवोल्यूशन। देखो, हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो एक हेनरी फेउल्स थे और एक हमारे टेलर साहब थे, जो भी मैंने आपको बताया टेलर साहब के बारे में। तो टेलर साहब के कुछ थ्योरीज हैं जिन पे हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरीज को हमने कहा क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आपका इसमें है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जब अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ऐसे आपने मूवी नहीं देखनी है, मैं आपको मूवी नहीं दिखा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये दिक्कत ना आए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है ना, तो कह रहा है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है इन अ बिजनेस मैनेजमेंट थियरीज आर यूज फॉर एग्जामिन हाउ टू बिजनेस वर्क एंड ऑपरेट बाय स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी इसमें कह रहा है बिजनेस मैनेजमेंट में जो थ्योरीज है वो एक तरीके से यूज़ किस लिए होती है, एग्जामिन टू हाउ द बिजनेस वर्क, कैसे बिजनेस को ऐसे चलाना है, कैसे उसे ऑपरेट करना है। ठीक है ना, किसके थ्रू, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस को बाहरी तरीके से एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके सपोर्टर्स हो गए, पॉलिटिकल्स हो गए, ठीक है, सप्लायर, सॉरी नॉट अ सपोर्टर, शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए,
कस्टमर्स हो गए, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इनके वजह से आपकी कंपनी अफेक्ट हो सकती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। और एक है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल तो मैंने आपको बता दिया। इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है उस कंपनी यानी उस बिजनेस के अंदर का वातावरण। तो उसमें क्या हो सकता है, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। वैसे पहले एम्प्लॉय भी तो कंपनी के अंदर ही होता है। तो ये सारे क्या है, इंटरनल, जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। तो उन्हीं के बारे में स्टडी करना कि कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल अफेक्ट हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें चाहो यहाँ तक लिख सकते हो। और आगे कह रहा है मैनेजमेंट थ्योरी हैज क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स, एक तो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हम ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। बस आप यही चीज़ आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, जितना आपसे इसमें किया जाए, इतना ज़्यादा आप लिखने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। द फॉलोइंग 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं। पहला है आपको चूज द टेक्निक बेस्ड ऑन द साइंस रेदर देन रूल ऑफ थंब। देखो आपको मिल के काम करना है, रूल ऑफ थंब के थ्रू काम नहीं करना। रूल ऑफ थंब का मतलब है एक शासन, एक राजा होगा और सब उसकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं होता बिजनेस में, वरना इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, हमने 3 लेवल बना रखा है, टॉप, मिडल एंड लो, और सबके काम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना। और इसमें हर एक को हमने अथॉरिटी दी है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमें जो है टेक्निक बेस्ड ऑन साइंस हमें चूज़ करना है, ना कि रूल ऑफ थंब, यानी पुराने तरीके से हमें काम नहीं करना है, हमें इस तरीके से। फिर असाइन जॉब एम्प्लॉय डिपेंड ऑन स्किल, ठीक है। यानी जितने भी हम एम्प्लॉय को असाइन करेंगे, यानी एचआर जो है जो भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे अपनी कंपनी में, वो उसकी काबिलियत के हिसाब से करें, ठीक है। हम हर एक को ऐसे रख नहीं सकते, ऐसे ही अरे गहरे नत्थु गहरे को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते, ठीक है ना। तीसरा है कीप टैब ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। टू मेक श्योर योर एम्प्लॉय आर प्रोसीडिंग वर्क, इवेलुएट देयर एफिशिएंसी एंड ऑफर मोर ट्रेनिंग। अगर आपको लगेगा कि आपके एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसमें ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट टास्क अक्रॉस मैनेजर एंड। देखो एक एम्प्लॉय को एक ही टास्क देना चाहिए, ये नहीं कि 5 मैनेजर ने एक ही एम्प्लॉय को 5 अलग अलग टास्क दे दिए, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यही कहता है कि एम्प्लॉय को अगर कोई भी मैनेजर काम दे रहा है तो एक टास्क दे, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए आप फिर दूसरा टास्क दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स थे आपके 4 जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी को, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी क्षमता जो है उसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे इसमें, ठीक है। और इसी को एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ऑलमोस्ट एनी सेक्टर ऑफ द बेनिफिट फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी। आप किसी भी सेक्टर में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई सी भी कंपनीज हो, किसी, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल या बाहर की हो, हर को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। चौथा है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। अब ये क्या है, टेलर ने इसमें क्या कहा, टेलर कह रहा है एम्प्लॉयड बाय अमेरिकन स्टील प्रोड्यूसर Bethlehem Steel when he was motivated to develop his view. He saw in that steel industry that the supervisor had a very little knowledge how to particular job were actually carry out. He started creating workplace experiment that would be shape his well-known management
philosophies. तो in a one experiment the effectiveness of Shawling was increased by creating new source. तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर ये कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि द बिजनेस एफिशिएंसी टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी एंड मोशन वर क्रिएटेड इन अ लेट 19 एंड अर्लियर 20th सेंचुरी इनहेंस मास मैन्युफैक्चरिंग. ये 19 और 20 के सेंचुरीज़ में ही इसको हम फॉलो करने अब शुरू किया है. इससे पहले हमने वेल इंडस्ट्री आर एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट फ्रैंक लिनिन कनेक्ट द मोशन रिसर्च. अब ये क्या होता है, टाइम स्टडी क्या होता है एंड मोशन स्टडीज़ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. टाइम स्टडी अकॉर्डिंग टू द मेन स्ट्रेटेजी टू रेज वर्क प्रोडक्टिविटी इन अ शॉर्ट टाइम टू टेक अकम्प्लीट द टास्क. यानी अगर मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया है तो आप उसे 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये जो है टाइम स्टडी के, कि आपको जो काम दिया गया है वो टाइम के अकॉर्डिंग आपने काम को कंप्लीट करना है. और मोशन स्टडीज़ क्या बताता है, मोशन स्टडी बताता है यहाँ पर आपने क्या दिखाना है, मोशन स्टडी गेव वर्कर वेलफेयर कंसिडरिंग ग्रेट प्योरिटी. दिस क्रूशली डिफरेंस वुड बी लीड ऑफ सेवरल एग्रीमेंट. यानी ये चेक करता है कि वो काम कैसा चल रहा है, ठीक है ना, काम रुका तो नहीं है, काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ये मोशन स्टडीज़ के रिगार्डिंग होता है, ठीक है ना. ओके, तो यही चीज़ इसमें है कि कह रहा है रिकमेंड 35 mm हैंड कैमरा टू दी फिल्म एम्प्लॉय रेदर दैन जस्ट टाइमिंग दैन विद अ timer is ordered to get a visual representation how tasks are carried out. Doing the well able monitor motions को, यानी हम मॉनिटर करते हैं टाइम टू कंप्लीट एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह करना हो तो हम वो इम्प्रूवमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. तो ये मेथड हमें यही चीज़ बताता है कि टाइम के अंदर करना और प्रॉपरली उस टाइम को प्रॉपरली मेंटेन करके चेक करना कि ये काम कंप्लीट हुआ है या नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ये इतना कुछ खास नहीं है, आप थोड़ा सा चाहो इसे पढ़ सकते हो बस. और इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें और कुछ पढ़ना है, एक बार चेक कर लेते हैं. दूसरा इसमें है थ्योरी बेस्ड ऑन न्यू क्लासिज्म. यानी आप इसमें देखो कि जो न्यू क्लासिकल आपकी जो मैनेजमेंट है वो किस पे ध्यान देता है. पहला ध्यान देता है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच रिलेशन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, कि ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर आर क्रिटिकल इन ड्राइविंग टीम एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुली मैनेजिंग द वर्कफोर्स. सो इसमें हम पूरा का पूरा इसमें चेक करते हैं कि हायरार्ची नहीं होना चाहिए. सारा काम जो है हर एक एम्प्लॉय को उनकी प्रायोरिटी देना चाहिए, उनके बिहेवियर को चेक करना चाहिए, ठीक है. और मॉडर्न थ्योरी किस पे बात करता है, मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी बात करता है सिस्टमेटिक अप्रोच को हमें फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना है. दूसरा है कॉन्टीजेंसी अप्रोच. कॉन्टीजेंसी अप्रोच कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो अचानक से हो जाए, अब उसके रिगार्डिंग हम कितने प्रिपेयर हैं वो सारी चीज़ें इनमें शामिल की जाती है, ठीक है. तो खैर ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो मुझे पूछना है. आपका ये आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम यहाँ पर ये कुछ और इसी में से आपका थोड़ा सा बन सकता है क्वेश्चन. और इससे पहले का जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए वो तो आप इसे 12th की बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. डिवीज़न ऑफ वर्क, सबसे पहला काम को बांट देना. अब बांटोगे, ठीक है ना, डिवीज़न ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, उसके बाद हाँ तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी को कोई काम सौंप रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा अधिकार भी दोगे तो वो इसी को कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी वो उसके रिगार्डिंग जवाबदेही हो सकता है. उसके बाद डिसिप्लिन में काम होना चाहिए. अभी मैंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड,
ठीक है, एक बंदे को एक ही काम देना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी इंडिकेट दैट कंपनी शुड वर्क टुगेदर बेनिफिट ऑफ कंपनी रेदर देन पर्सनल गेन। यानी जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या उसमें मैनेजर है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिलकर काम करना है और कंपनी के बेनिफिट के लिए सोचना है, ना कि किसी पर्सनल गेन के लिए। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम इसमें रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। जो जितना काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से सैलरी देनी चाहिए। जिसने ओवर टाइम किया है तो उसको ओवर टाइम के भी पैसे आपको देने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट वाले लोग ही सारा काम करेंगे, बाकी के नीचे के लोग जो है ना सब उनके आदेशों को पालन करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है काम को बांट देना, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। स्केलर चेन, आप अपनी प्रॉपरली जो है ना, ये एक हायरार्ची है, पुराना टेक्निक हम इसको अपना कह सकते हैं, जिसमें अगर हम अपनी बातों को रख सकते हैं बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। तो एवरी एम्प्लॉय नो हु देयर इमीडिएट सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट दे। अगर मुझे अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों से बात करनी होगी तो मैं पहले अपने सुपरवाइजरी को बोलूँगा कि भाई तू काम कर, तू मेरी ये बात जो है ऊपर तक पहुँचा दे। तो फिर वो अपने मैनेजर को बोलेगा, फिर वो, इसमें तो कम्युनिकेशन थोड़ा लेट हो जाता है। ऑर्डर हो गया, इक्विटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे आपने पढ़ने हैं। स्टेबिलिटी, एम्प्लॉय परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट इन अ पोजीशन, इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी देयर एम्प्लॉय। ये नहीं कि हर 5 महीने बाद एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनिशिएट करना है, हमें उनको इनकरेज करना है, ठीक है, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करें, ना कि उनकी बातों को हमें इग्नोर करना है। और क्या चीज़ है, एस्पिरेट डी क्रॉप, यानी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट टू मोटिव एंड सपोर्ट देयर एम्प्लॉय ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ताकि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी रह सके। बहुत इजी लिखा हुआ है, इसमें इतना कुछ आपको खास नहीं है, क्यों आप अपना टाइम इसमें खराब करें। तो ये आपका पहला जो है चैप्टर तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हुआ है, अभी इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट बाकी है, तो वो हम अगली क्लास में ही इसको कवर अप करेंगे। अभी आपका ये 1 पॉइंट का ये प्रॉपर ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सिलेबस के साथ, ठीक है। थैंक यू।